हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिर से आ चुके हैं फिफ्थ सेमेस्टर का एक नया वीडियो लेकर के। आज हम लोग ऑडिट को पूरा कंप्लीट रिवाइज करेंगे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, ऑडिट का ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियो पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है इंपॉर्टेंट। अब जाकर के ऑडिट के प्लेलिस्ट बोल कर होगा, ऑडिट इंपॉर्टेंट बोल के एक प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो इसी चैनल पे। ठीक है, आज हम लोग पूरा ऑडिट कवर करेंगे। ठीक है, फिफ्थ सेमेस्टर अभी बहुत टाइम है, क्या बात करें, अभी भी बहुत टाइम, यस बहुत टाइम है। आपको बस क्या करना है, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स को, अपने सारे कॉलेज ग्रुप में। ठीक है, और आज हम लोग ठीक है पूरा कंप्लीट ऑडिट इस यूट्यूब चैनल पे केवल और केवल एक्सक्लूसिवली फर्स्ट टाइम आप लोग के लिए मैं पूरा रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, हम लोग डिस्कस कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, देखो ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैक्ट है, ठीक है, बट बहुत जल्दी हो जाएगा। हमारे पास हमारा हैंड रिटन नोट्स है। इस हैंड रिटन नोट्स को मैं आपको बताऊंगा और बताने के साथ साथ ठीक है यानी कि पढ़ाने के साथ साथ कोशिश करूंगा कि वो हैंड रिटन नोट्स मैं डिस्प्ले कर पाऊँ वीडियोस में। सबसे पहला बात। दूसरा चीज, ये नोट्स हमको कहाँ से मिलेगा, सारा नोट्स, ऑलमोस्ट सारा नोट्स ठीक है हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में एज ऑलवेज। तो आप जाके फटाफट से वो जाके सारा पीडीएफ डाउनलोड कर लें। अब बात आता है सबसे पहले आज का टॉपिक और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कि भैया हम लोग किस कदर एग्जाम का प्रिपरेशन करें। ठीक है, ऑडिट को लेकर के देखो, ऑडिट के रिगार्डिंग है कि अगर आप लोगों ने पहले से चैप्टर को पढ़ा हुआ है तब तो कुछ नहीं है, बड़ा इजी है। बट अगर आपने पहले से ऑडिट के चैप्टर को और कंसेप्ट को नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो बड़ा ही मुश्किल आने वाला है। तो इस सिचुएशन में क्या करें, इस सिचुएशन में हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारा एक वीडियो है जिसमें लास्ट हमने 3 से 4 साल का पेपर पूरा एनालिसिस किया, डिस्कस किया। जाएं और रिपीटेड क्वेश्चंस देखें, और उस रिपीटेड क्वेश्चंस को आप लोग जरूर से एग्जाम में करके जाए, तो हाईली प्रोबेबिलिटी कि आप केवल उतना भी कर लेंगे तो 50 to 60 मार्क्स आराम से आप अचीव कर पाएंगे अपने एग्जाम में। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक आप लोग का चैप्टर है कंपनी ऑडिट, उसमें अपॉइंटमेंट है, रिटायरमेंट है, रेजिग्नेशन है, ये सब है ऑफ ऑडिटर। तो उससे 15 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार डेफिनेटली पक्का रहता है कि वो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलो आज हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो आप लोग का चैप्टर है यूनिट 1 है कंसेप्ट, नीड एंड पर्पस ऑफ ऑडिट। दूसरा है ऑडिट प्रोसीजर एंड टेक्निक। तीसरा है ऑडिट ट्रिक्स एंड इंटरनल कंट्रोल। चौथा है आप लोग का वाउचिंग वेरिफिकेशन वैल्यूएशन। उसके बाद है कंपनी ऑडिट। उसके बाद है ऑडिट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट 10 मार्क्स का। ठीक है, ये चैप्टर है। उसके बाद अदर ट्रस्ट एरिया, ये भी 10 मार्क्स का है। जहां तक रहा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का, मैंने 2 चैप्टर का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताया, बाकी का नहीं बताया। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा होगा। ठीक है, या फिर आप हमारे पीडीएफ डाउनलोड करें, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मार्क्स मैटर नहीं है, मैटर है कितना सारा चैप्टर हम लोग को किस तरह से रिवाइज करना है। देखो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि जिसमें कुछ सीखने लायक है, जो चैप्टर सबसे पहले, वो तो पहला चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन है। बिकॉज विदाउट नो कि भैया ऑडिट क्या होता है, हम ऑडिट को तो शुरू कर नहीं सकते। दूसरा हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो 15 मार्क्स का कैरी करता है, वो कंपनी ऑडिट। ठीक है, मतलब हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिट से 10 मार्क्स का। ठीक है, बात ध्यान से, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिट से 10 मार्क्स का, और उसके बाद हम लोग का जो टारगेट है वो आज के लिए कंपनी ऑडिट, यहाँ से 15 मार्क्स। करेक्ट, सबसे पहले तो ये 2 टारगेट हम लोग आज के लिए फुलफिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का टॉपिक हम लोग का सबसे पहले जहाँ से स्टार्ट होने वाला है, उसके पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, जो टॉपिक मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, या फिर मैंने ये वीडियो अपलोड कर दिया है, वो टॉपिक अब दोबारा यहाँ पे रिपीट करके वीडियो का लेंथ बढ़ा के और आप सबका टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं। जिस जिस पॉइंट पे वो टॉपिक्स उठेगा, उस पॉइंट पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, और ऊपर आई बटन में ठीक है आप लोग को वो मिल जाएगा। ठीक है, यही कहीं होगा आपका आई बटन, आप देख लेना, आपको आई बटन पे वो वीडियो उस पॉइंट पे मिल जाएगा, तो आप आराम से जाकर देख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं। अब चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिट। सबसे पहले भैया ऑडिट है क्या, देखो एज पर ICAI ऑडिट इज अ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ऑडिट इज अ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इररिस्पेक्टिव, ठीक है, इररिस्पेक्टिव
size, nature and legal form, either profit oriented or not। इस पूरा डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ, ठीक है, पॉइंट्स को जरा सुना। ऑडिट इज अ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है जो किसके द्वारा किया जाता है भैया, तो किसके द्वारा किया जाता है, ऑडिट किया जाता है ऑडिटर के द्वारा। द पर्सन हु कंडक्ट्स ऑडिट इज कॉल्ड ऑडिटर, ठीक है। तो ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। ये इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है भैया, पर क्लियर करिए। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि जो ऑडिटर जो ऑडिट करने आ रहा है वो किसी भी तरह का बाउंड्रीज में नहीं रहेगा। ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी है, पर्सन है, ठीक है। भले उस ऑडिटर को रेम्यूनरेशन एंटिटी यानी कि क्लाइंट जिस बिजनेस का ऑडिट करने वाला है वही लोग देंगे, बट वो उनका इंस्ट्रक्शन नहीं मानेगा। वो ऑडिटर अपने समझ से अपने अकॉर्डिंग उस ऑडिट को कंडक्ट करेगा। दैट्स व्हाई ऑडिट इज अ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बात आता है ये वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। देखो एज पर कंपनीज एक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है इनकम स्टेटमेंट, जो आपके 5th सेमेस्टर में फाइनल अकाउंट है ना 15 मार्क्स के, जिसमें आप सबसे पहले क्या बनाते हो, इनकम स्टेटमेंट। वो बैलेंस शीट, कैश फ्लो और अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जैसे एग्जांपल के लिए चेंज इन इक्विटी शेयर होल्डर, चेंज इन डिवेंचर होल्डर, ठीक है, एनुअल रिटर्न, ये सारा चीज क्या करता है ऑडिटर, आपको इन सारी चीजों से गो थ्रू करता है। बात समझ आया तो जब भी कोई एक ऑडिटर आएगा, ठीक है, ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ऑडिट इज अ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। आइदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, ठीक है भैया, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन यानी जिस एंटिटी का हम ऑडिट करने जा रहे हैं वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है या फिर प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है, ठीक है। मतलब क्या है प्रॉफिट ओरिएंटेड, हो सकता है एनपीओ हो, एग्जांपल बीइंग ह्यूमन सलमान खान का एक एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, बात समझ आए तो। या फिर युवराज सिंह का यूवी कैन जो कैंसर से परेशान लोगों का इलाज करवाता है, बस। तो किसी भी संस्था का हो, प्रॉफिट उसका मोटिव हो या मोटिव ना हो उस ऑर्गेनाइजेशन का, बट जब एक ऑडिटर जाएगा तो उतना ही मेहनत करेगा और उतना ही डेडिकेशन करेगा, कहीं पे भी लीनियंट नहीं बनेगा। जितना वो एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करता है उतना ही एक ऑडिटर उसके लिए भी वर्क करेगा। उसके नजर में प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं होना चाहिए, किसके नजर में, ऑडिटर के नजर में। नेक्स्ट चीज क्या है, इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज, इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज, ऑर्गेनाइजेशन छोटा है या बड़ा है, वो अपना उतना ही अपने काम को उतना ही इंपॉर्टेंस देगा, ठीक है। इस पे कोई निर्भर नहीं करता है कि ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो भैया बहुत ज्यादा मेहनत करना, ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो बहुत कम मेहनत करना। आपको जितना नीड हो आप उतना ही मेहनत करो, लेकिन आप किसी भी काम को हल्के में मत लेना, ऑडिटर को इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। नेचर एंड लीगल फॉर्म, यानी कि वो कंपनी सोल प्रोप्राइटर है, ठीक है, यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का आप ऑडिट करने जा रहे हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन का आप ऑडिट करने जा रहे हो वो सोल प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप है या कंपनी है, ठीक है, या एलएलपी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो फटाफट से लोग ऑडिट का डेफिनेशन फिर से बोल देते हैं। An audit is a independent examination. An audit is a independent examination of financial statement of an entity, either profit oriented or not, irrespective of size, nature and legal form. Correct? अब इसमें क्या क्या वर्ड था, पहला वर्ड हम लोग इंडिपेंडेंट का मतलब समझे कि इंडिपेंडेंट का मतलब ये कि जो ऑडिटर यानी कि द पर्सन हु कंडक्ट द ऑडिट इज कॉल्ड ऑडिटर। जो पर्सन आएगा वो क्या है, वो एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी है, भले उसका क्लाइंट उसको ऑडिट फी पे करेगा, ऑडिट रेम्यूनरेशन पे करेगा, बट वो उसका यानी कि क्लाइंट का इंस्ट्रक्शन नहीं मानेगा, क्लाइंट का डायरेक्शन नहीं मानेगा, उसको जो लॉ कहेगा यानी कि जो जिस काम के लिए ऑडिटर आया है ऑडिटर अपना काम करेगा, एज सिंपल एज दैट। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट चीज क्या था यहाँ पे, एंटिटी, एंटिटी का मतलब होता है बिजनेस एंटरप्राइज। नेक्स्ट वर्ड क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैंने पहले बताया जहां जहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड आएगा आगे के भी डिस्कशन में वहां पे सिंपल सा मतलब क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सबसे पहला जो मीनिंग निकल के आता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो सबसे पहला मीनिंग है वो है इनकम स्टेटमेंट, दूसरा क्या है बैलेंस शीट, तीसरा क्या है कैश फ्लो और चौथा अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जैसे कि मैंने बताया चेंज इन इक्विटी शेयर्स एंड ऑल ब्ला ब्ला। अब
यहाँ तक मतलब समझ में आ गया हम लोगों को। नेक्स्ट जो चीज इसमें इंक्लूडेड था वो था भैया प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, वो भी हम लोग समझ चुके हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, लीगल फॉर्म का भी मतलब समझ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं द पर्सन हु कंडक्ट्स द ऑडिट इज कॉल्ड ऑडिटर। भैया ऑडिटर के बारे में सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट बात। ऑडिटर वही व्यक्ति बन सकता है, ठीक है, मतलब ऑडिटर बनने के लिए ही और शी मस्ट बी क्वालिफाइड सीए सीए सीएमए, सीए सीए सीएमए। हाँ भैया, अब बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि ऑडिटर केवल सीए बन सकता है, ऐसा नहीं है। देखो बहुत सारा तरह का ऑडिट है, यानी एग्जांपल कॉस्ट ऑडिट, पहले प्राइमरी प्रिंसिपल उसको मिलता है कॉस्ट अकाउंटेंट, यानी कि जो इंसान जो कंप्लीट, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, सीएमए जिसके नाम के आगे एज अ प्रीफिक्स रखता हूं, वही व्यक्ति और इन प्रैक्टिस में हो, ठीक है, ये भी चीज हम 2 मिनट बाद समझाएंगे। तो मतलब केवल वही, क्लियर यहां तक है। तो पहले तो प्रायोरिटी किसको मिलता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को, अगर नहीं तो फिर सीए कर सकता है। यानी कि जनरली होता है क्या है कि मोर और लेस जितना भी तरह का ऑडिट है वो सारा ऑडिट सीए तो कर सकता है, लेकिन कुछ ऑडिट में सीएमए को रेस्ट्रिक्शन है और कुछ ऑडिट में सीएस को रेस्ट्रिक्शन है। इस वजह से मैक्सिमम जो सारा ऑडिट करने का पावर सीए को दिया गया है। यही सबसे बड़ा रीजन है, यही सबसे बड़ा रीजन है कि हम लोगों को हर जगह सीए 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 वर्ड मैक्सिमम जगह दिखेगा, ठीक है। तो भैया सबसे बड़ा बात कि आपको ऑडिटर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने 3 पॉइंट बोला था, सबसे पहला पॉइंट कि ही और शी मस्ट बी क्वालिफाइड सीए सीए सीएमए। क्वालिफाइड का मतलब उनके नाम के आगे अभी सफिक्स सॉरी प्रीफिक्स यूज होता हो, सीए या तो सीएस या तो सीएमए, ठीक है। प्रीफिक्स का मतलब होता है किसी भी वर्ड के या फिर किसी भी नाम के आगे लगने वाला शब्द। अब हम लोग आगे जरा बात करते हैं दूसरा चीज ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाए, ऑर्गेनाइजेशन में जाने के बाद अपना ओपिनियन दे। क्या दे, ऑर्गेनाइजेशन में जाने के बाद अपना ओपिनियन दे कि उसका जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू और फेयर व्यू शो कर रहा है या नहीं। तो ये चीज उसको पता करने के लिए, यानी कि अपना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए कि ट्रू और फेयर व्यू शो कर रहा है या नहीं, उसको सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव को फॉलो करना पड़ेगा। और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है टू चेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करेगा कि सारा चीज में सही सही है या नहीं, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था कि एक ऑडिटर बनने के लिए क्वालिफाइड सीए सीए सीएमए। दूसरा पॉइंट मैंने क्या पढ़ा, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पढ़ा है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज है अब है इसमें कि भैया एक ऑडिटर क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट पर्सन, ये तो पता है। अब देखो जनरली क्या होता है कि इंसान जब भी सीए सीए सीएमए कंप्लीट करता है, ठीक है, उसके पास 2 ऑप्शन आता है। आइदर वो इंसान एम्प्लॉयमेंट में जाता है, आइदर वो इंसान प्रैक्टिशनर बनता है। अगर वो एम्प्लॉयमेंट में जा रहा है सीए सीए सीएमए बनेगा तो भैया फिर ऑडिट नहीं कर सकता है, करेक्ट। और अगर वो प्रैक्टिशनर बन रहा, मतलब प्रैक्टिसिंग करेगा, अपना ऑफिस खोलेगा, अपना फर्म खोलेगा, इन दैट सिचुएशन वो बिल्कुल ऑडिट कर सकता है। तो मतलब भैया सुनो, सारे सीए भी ऑडिट नहीं कर सकते। ऑडिट केवल और केवल कौन कर सकता है, ऑडिट केवल और केवल वो कर सकता है जिसके पास सीओपी हो, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद जिसने सीओई को ना लिया हो, सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट को ना लिया हो, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिसिंग को लिया हो। क्लियर यहाँ तक बात है, ठीक है। और अभी मैं जो भी बात कर रहा हूँ अपने माइंड में एक चीज याद रखना, या तो मैं फाइनेंशियल ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ या तो मैं स्टेटरी ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट भैया ऑडिट के डेफिनेशन में एक वर्ड था एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है जरा क्लियर करिए। तो एग्जामिनेशन का मतलब बहुत बेहतरीन ढंग से आप सबको पता है, बट यहाँ पे मैं आपको कुछ अलग से क्लियर करना चाहता हूँ। एग्जामिनेशन का मतलब जैसे एग्जाम्पल, 2 फ्रेंड है ए और बी, ठीक है। ए ने पूरे साल भर पढ़ाई किया, बट जब वो एग्जाम देने गया तो लास्ट टाइम में उसको 5 क्वेश्चंस याद नहीं हो रहे तो उसने क्विट कर दिया। बी ने साल भर नहीं पढ़ा, बट एट द एंड जब वो एग्जाम देने गया वो 5 क्वेश्चन पढ़ा और लकीली वही 5 क्वेश्चन उसके एग्जाम में आ गया। अगर हम लोग रिजल्ट को देखेंगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है बी का ज्यादा मार्क्स आया होगा, लेकिन नॉलेज वाइज ज्यादा ए है। आई एम राइट। अब प्रॉब्लम क्या है, तो ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है, कि जो टीचर यानी कि एग्जामिनर जो पेपर सेट किया था
उतना ए को जानता था ना जो बी को जानता था। वो जनरली उसके अपने अकॉर्डिंग उसको जो पेपर सेट करना लगा वो अपने अकॉर्डिंग पेपर सेट किया, और बाई चांस जो बी साल भर नहीं पढ़ा था उसके एग्जाम में वही क्वेश्चंस आ गया और वो पास। ठीक है, लास्ट टाइम में जो पढ़ा था। ये क्यों हुआ? अगर पूरा बुक से पूछा जाता तो जाहिर सी बात है कि ए का ज्यादा मार्क्स आता, बट कोई भी एग्जामिनेशन होता है उसका कुछ लिमिटेशंस होता है। लिमिटेशंस क्या होता है कि आपके होल एंड सोल मटेरियल यानी कि पूरे सिलेबस में से कुछ ही पोर्शंस पूछे जाएंगे। ठीक उसी तरह जब एक ऑडिटर ऑडिट करने आता है तो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। वो केवल और केवल कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, केवल और केवल कुछ सेलेक्टिव चीजों को चेक आउट करता है, और इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? सैंपलिंग। क्या कहते हैं? सैंपलिंग। आई होप आप सबको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, अब ऑडिटर जब सैंपलिंग करता है, ठीक है, और ये बात क्यों मेंशन किया जा रहा है? इट मे बी कि एक ऑडिटर किसी कंपनी का ऑडिट कर बोला कि कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, और कुछ दिन बाद वो कंपनी किसी स्कैम में या किसी फ्रॉड में फंस जाता है। इस सिचुएशन में ऑडिटर क्या करेगा? क्योंकि ऑडिटर या तो इंटेंशनली वो सब कुछ होता हुआ देखते हुए वो चुप था और एक अच्छा रिपोर्ट दे दिया, या तो ऑडिटर फिर क्या किया भैया, या तो फिर ऑडिटर ये क्या है कि उससे जाने जाने में जिस सेक्टर में यानी कि जिन चीजों में फ्रॉड या मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो रहा था, फ्रॉड या मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो रहा था, उन चीजों पे ध्यान नहीं दिया था। क्लियर यहां तक बात? बस तो इस वजह से सैंपलिंग का कंसेप्ट है। बात क्लियर हो गया। अब बात आता है कि भैया जरा एक चीज समझते हैं, ऑडिट क्यों करना है? क्योंकि ऑडिटर का ओपिनियन जाना। ऑडिटर अपना ओपिनियन कैसे देगा? ऑडिट एविडेंस के, यानी कि कुछ सबूत उसके पास रहेगा तभी ना बोल पाएगा कंपनी अच्छा है या कंपनी बुरा है। ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? ऑडिट प्रोसीजर से होके गुजरना पड़ेगा। ऑडिट प्रोसीजर दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? ऑडिट प्रोसीजर दो तरह का होता है। सबसे पहला जो आपका ऑडिट प्रोसीजर है वो है आपका कंप्लायंस। क्या है? कंप्लायंस। दूसरा जो आपका सब्सटेंसिव। तो जरा कंप्लायंस में देखते हैं क्या होता है। कंप्लायंस में होता है इंटरनल कंट्रोल। ऑडिटर सबसे पहले आता है और ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जिस एंटिटी का उसको ऑडिट करना है उसका इंटरनल कंट्रोल चेक करता है। क्या करता है? इंटरनल कंट्रोल, यानी कि मैनेजमेंट कैसा है। अगर मैनेजमेंट बढ़िया होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन का अगर मैनेजमेंट बढ़िया होगा तो मिस्टेक्स या फिर फ्रॉड होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम। मैनेजमेंट बढ़िया होने का मतलब क्या? बिहेवियर का वर्क करना ही जी। यहाँ पे जो बात हो रहा है, यहाँ पे बात जनरली हो रहा है, आप ध्यान से सुनना कि क्या उस ऑर्गेनाइजेशन में परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है, टैक्स डिपार्टमेंट, मैंने हर डिपार्टमेंट अलग अलग सेपरेट है, ठीक है, केओस नहीं करके रखा, मतलब एक ही में मिला करके नहीं रखा, तो यानी कि जाहिर सी बात है कि मिस्टेक्स कम होगा। और जिस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, एक ही जगह परचेज, एक ही जगह सेल्स, सारा डिपार्टमेंट एक ही में कॉम्बाइन हो, वहां पे हम लोगों को डिपार्टमेंट को सेग्रीगेट करने में अलग मेहनत लगेगा। करेक्ट यहाँ बात? तो सबसे पहले तो इंटरनल कंट्रोल चेक करेगा, देन आफ्टर ये आता है कंप्लायंस। उसके बाद हो जाएगा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिक करेगा, जिसमें एग्जांपल के लिए बताते हैं, पहला जो है वो बैलेंस शीट पिक किया, तो अब वो करेगा की रेशियो एनालिसिस। क्या करेगा? की रेशियो एनालिसिस। देखेगा कि करंट रेशियो 2:1 होता है तो क्या आपका भी 2:1 है या नहीं है। अगर है तो बहुत बढ़िया बात, अगर नहीं है, ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा? वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन क्या होता है? अब ध्यान से, करंट एसेट क्या होता है? 2:1। करंट एसेट्स कैसे आता है? वाउचिंग, यानी कि परचेज सेल ये सब करके वाउचिंग, मतलब करंट एसेट्स क्रिएट हो गए, डेटर क्रेडिटर ये सब। तो वाउचिंग किसका होता है? इनकम और एक्सपेंडिचर का होता है। वेरिफिकेशन किसका होता है? एसेट्स और लायबिलिटी का होता है। बात समझ? और ये सब काम करने के बाद, ठीक है, और वो एक काम करेगा, जैसे शेयर्स का वैल्यूएशन करेगा, गुडविल का वैल्यूएशन करेगा, तो वाउचिंग, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन, इन तीन प्रोसेस को जैसे कंप्लीट करेगा उसको सामने खुद बहुत सारा एविडेंस हाथ में लग जाएगा। जैसे ही उसके हाथ में एविडेंस आया, ठीक है, उसके बेस पे वो क्या करेगा? अपना ओपिनियन फॉर्म करेगा, यानी कि ऑडिटर अपना ओपिनियन प्रोवाइड कर देगा। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत? अच्छा, नेक्स्ट चीज हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भैया ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि उसको ट्रू और फेयर व्यू दे दिया जाए। तो देखिए, आप जो बता रहे हो तो बहुत डेप्थ में है, मतलब जाके इन बेसिकली अगर ओवरव्यू देखा जाए तो क्या, देखो, किसी भी कंपनी को अगर ट्रू और फेयर व्यू पाना है तो तीन चीज पे कमांड है, क्योंकि ऑडिटर आके पहले वही तीन चीज देखेगा। सबसे पहला चीज, उसके पास प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है या नहीं, ठीक है। दूसरा,
सारा स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तीसरा, सारा अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करता है कि नहीं। क्लियर, मतलब पहला क्या हो गया, नोट टू अकाउंट वगैरह पूरा उसके पास होना चाहिए ढंग से। दूसरा क्या हो गया, सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तीसरा क्या हो गया, अकाउंटिंग पॉलिसी। जो भी ऑर्गेनाइजेशन ये तीन चीज एकदम प्रॉपर मेंटेन कर रहा है, हाईली चांसेस है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को ट्रू और फेयर व्यू का एज अ ओपिनियन, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऑडिटर एक रिपोर्ट बना करके दे देगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब इसके जस्ट बाद हम लोग दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे। और एक बार जरा ध्यान से सुनिए, क्या रीजन है कि मैं एक बार में कंप्लीट वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूं। कंप्लीट वीडियो इस वजह से अपलोड नहीं होगा और आज ही सारा वीडियो स्टेप बाय स्टेप इस वजह से अपलोड होगा कि एग्जाम बड़ा नजदीक है, देखना आप सभी को है। करेक्ट, मैं कोशिश ये करना चाहता हूं, ठीक है, कि मैं वीडियोस को पार्ट बाय पार्ट अपलोड करूं कि स्टूडेंट पार्ट बाय पार्ट वो सारे वीडियोस को देख पाए, उनको वीडियो लेंथ में ज्यादा बड़ा ना लगे। ठीक है, और हमारा सारा टॉपिक्स भी कवर हो पाए। तो अभी के लिए केवल इतना ही। फिर कुछ मिनट बाद जैसे ही वीडियो खत्म होगा, इसके एंड में आपको दूसरा वीडियो का लिंक मिलेगा, तो जा करके आप जरूर देखें। थैंक यू सो मच।